उनके विचार सहसा सकारात्मक होने लगे। जो कुछ उन्होंने खोया है अगर वो त्रासद है तो जो कुछ पाया है वो भी कम सुखद नहीं। गलती सिर्फ इतनी है कि वो पुराने और नए मूल्यों के बीच संतुलन नहीं बना पाई। चंद कतरा जिंदगी उनकी झोली में है और उसे बचाने की इच्छा शक्ति भी। कजरी जी बड़बड़ाए जा रही थीं। जितनी तेजी से उनके हाथ चल रहे थे उतनी ही तेजी से जुबान भी चल रही थी और आशीष वहीं कुर्सी पर बैठा केवल सुन रहा था। एक तो समस्या जैसी कोई समस्या नहीं, उस पर आपका ये बर्ताव। कैसे काम चलेगा माँ? कुल इतनी सी बात है ना कि मेघा मुहफट है। उसके मुंह में जो आता है कह देती है, पर ये सब तो छोटी छोटी बातें हैं माँ। आपको इन सब बातों को स्वीकार करना होगा। आज सुबह ही बहू फिर से कजरी जी से लड़ी थी। बात कोई बड़ी नहीं थी, बात कभी कोई बड़ी होती भी नहीं थी। बस यही छोटी छोटी बातें ही होती थीं और बहू उन्हें जबरदस्ती का मौका बना लेती थी। सुबह 9 बज चुके थे। मेघा अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकली थी। कजरी जी ने जैसे ही दरवाजा खटखटाया वो बुरी तरह भड़क गई। ये क्या अशिष्टता है माँ? क्यों, क्या अशिष्टता हो गई मुझसे? उनकी भौहें तन गई थीं। रात 12 बजे तक मैं अपना प्रेजेंटेशन तैयार कर रही थी और आपने मुझे उठा दिया। कम से कम धीरे से तो उठाती, सारा मूड चौपट कर दिया। मुझसे ये चोंचले नहीं होते, कजरी जी ने चिढ़कर कहा। ये चौचले नहीं, आधुनिक संस्कृति है माँ। सुबह उठने पर पहला बोल प्यार का ही होना चाहिए। आशीष ने भी पत्नी का पक्ष लिया तो कजरी जी और भड़क गईं। हमारे जमाने में बहुएं मुंह अंधेरे ही उठ जाया करती थीं। कर्तव्य भावना का पाठ अपने ही नहीं पराए भी पढ़ाते थे। यदि कहीं किसी बुजुर्ग की अवमानना होती तो गली मोहल्ले की पंचायत दम ठोक कर खड़ी हो जाती थी उस उपेक्षित बुजुर्ग के पक्ष में। डर होता था मन में परिवार का, समाज का। वो आपके जमाने में होता था माँ, इस जमाने में नहीं हो सकता। तू बहुत जुबान चला रहा है, भूल गया कि मैं तेरी माँ हूँ। आशीष के दफ्तर जाने के बाद कजरी जी ने सोमेश जी से कई बार बहू की शिकायत भी की थी। जवाब में वो एक बेबस सी गहरी सांस लेते और पूरी समस्या का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए उन्हें धीरज न खोने की सलाह देते। पुराने मूल्य टूट रहे हैं, नए बन रहे हैं। नई पीढ़ी इसी दोहरे अंधेरे से घिरी है। बेहतर यही है कि उनके साथ समान स्तर पर चला जाए। ज्यादा रोक टोक से विध्वंसक स्थिति पैदा हो सकती है। पति की इस कमजोर प्रतिक्रिया से उनकी आंखों से विवशता के आंसू बहने लगे। वो समझ नहीं पा रही थी कि उनके लिए जो बातें बहुत बड़ी होती हैं, घर में सबके लिए छोटी क्यों हो जाती हैं। नाश्ते के टेबल पर बहू ने फिर नखरे दिखाने शुरू कर दिए। ये क्या नाश्ता है, पराठे और चाय? मुझे तो ब्रेकफास्ट में कॉर्नफ्लेक्स और फल खाने की आदत है। खाने से ज्यादा मैं कैलोरीज और न्यूट्रिशन का ध्यान रखती हूँ, वरना शरीर भैंस की तरह थुलथुल हो जाता है। पका पकाया मिल रहा है तभी नखरे हैं। खुद पकाकर खाना पड़े तो पता चले ऑमलेट, दही, मक्खन, दूध और कॉर्नफ्लेक्स चाहिए। मैडम डाइट कॉन्शियस है। और ये थुल किसे कह रही है? कहीं इसका इशारा मेरी तरफ तो नहीं? कजरी जी की तीसरी इंद्री ने उन्हीं से प्रश्न किया। उठकर आत्मगत दर्पण में उन्होंने अपने शरीर का मुआयना किया। कमर और बाहों पर हल्की सी चर्बी की परत दिखाई दी, पर अब उम्र भी तो हो गई है। उन्होंने खुद को दिलासा सा दिया। सास बन गई, साल 2 साल में दादी भी बन जाएगी। सास का उतरा चेहरा देखकर बहू ने सफाई देते हुए कहा, माँ ये मैंने आपसे नहीं कहा था। मैं तो हरीराम से कह रही थी। इतने दिनों से खाना बना रहा है पर घी तेल पर जरा हाथ नहीं रोकता। इसे कुछ सिखाए माँ, जैसा गंवार आया था वैसा ही है। ये एक गहन पीड़ा थी जिसका उद्गम पेट के गड्ढे में था। मन दुखी था। इस दुख में कई और दुख भी आकर मिले थे। दुनिया भर की चिताएं, दुनियादारी के दबाव, समझौते, समर्पण, दिन प्रतिदिन आकर्षण खोता शरीर और सेक्स से विरक्त होते पति, दफ्तर की चिंताओं, जिंदगी की उलझनों में उलझे रात रात जागना, हफ्ते में 2-3 बार 3 पैग लगाकर घोड़े बेचकर सो जाना। ऐसा लगता है जैसे शरीर के प्रति उनके मन में केवल मातृभाव ही था। वासना जैसे थी ही नहीं, किंतु चोट तब लगती जब पार्टियों में या कार में जाते हुए वो सुंदर युवतियों की रूप सुधा और आकर्षक देहयष्टि से अपने मोटे चश्मे के पीछे से अपनी वीरानी दूर करते। उम्र के इस ढलान पर उतरते हुए कजरी जी को लगता जैसे इतनी धूप में वो अकेली रह गई हैं। आधी रात तक बहू बेटे के बेडरूम के बंद दरवाजों के दरीचों से छिनते मध्यम प्रकाश के बीच 2 युवा स्वरों की खिलखिलाहट और चूड़ियों की खनखनाहट सुनकर उनका जी भी चाहता कि कुछ अटखेलियां हो, कुछ फिजूल की बातें हो, देर रात तक जागा जाए। मगर ये इच्छाएं अब एक तरफा थीं। कभी सोमेश के चारों ओर बाहों का घेरा बनाकर पहल करने की कोशिश करती भी तो सोमेश के चेहरे पर झल्लाहट के लक्षण परिलक्षित हो उठते। ये क्या तरीका है? किसी मनोचिकित्सक को क्यों नहीं दिखाती? आगे से मेरा बिस्तर अलग कमरे में लगा दिया करो। दूसरे कमरे में बच्चे सो रहे हैं। उन्हें ग्लानि होने लगती अपनी देयकता पर। अजब मूल्य हैं आधुनिक समाज के। युवा वर्ग को तो पूरी आज़ादी देता है, मगर वही युवा वर्ग अपने माता पिता की जरा सी भी शारीरिक अलहड़ता बर्दाश्त नहीं करता। चाहता है माता पिता आदर्श बने रहे, ये भूल जाएं कि वे भी स्त्री पुरुष है। 3 बजे आशीष दफ्तर से लौट आया। कजरी जी का चित्त थोड़ा शांत हुआ। सोचा शायद माँ को मनाने आया है।
बच्चे चाहे माफी न मांगे, अपनी गलती मान लें, उतना ही काफी है। हर्षित मन से उन्होंने टेबल सजा दिया। मटर पनीर, आलू गोभी, दही बड़े। अब तक मेघा भी कमरे से बाहर निकल आई थी। आजकल उसका वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। गरम रोटी सेक कर टेबल पर रखी ही थी कि फोन की घंटी बजी। अमेरिका से मेधा की सहेली का फोन था। कजरी जी उससे बात करने लगी। कैसी हो बेटी, कॉलेज कैसा चल रहा है? तुम मेघा और आशीष की शादी में क्यों नहीं आई? उफ माँ। मेघा टेबल से उठकर उनके पास आकर खड़ी हो गई। रिसीवर हाथ से ढकते हुए बोली, आपको क्या जरूरत है मेरी सहेलियों से बात करने की? तब तक फोन कट गया। ये लीजिए, फोन भी कट गया। सारा दिन आप फोन पर बात करती रहती हैं, कम से कम मेरी सहेलियों से तो मुझे बात करने दिया कीजिए। मेघा ने झल्लाकर कहा। तो कजरी जी ने अपनी तरफ से सफाई सी दी। शिष्टता के नाते तुम्हारी सहेलियों से हेलो करके फोन तुम्हें पकड़ा तो देती हूँ। घर में भी मेरी सहेलियां आती हैं तो आप उन्हीं से चिपक जाती हैं। तो उसमें क्या हुआ? तुम्हारी सहेलियां मुझे अच्छी लगती हैं, इसीलिए उनसे बात कर लेती हूँ। मैं आपको अच्छी नहीं लगती। सारा दिन बदतमीजी दिखाओगी तो किसे अच्छी लगोगी? आपने मेरी सहेली को उलाहना दिया, इसलिए मैंने जरा सा कह दिया। इतना तो सोचती कि अमेरिका से यहाँ आना आसान नहीं है। अब बात करने का तरीका मुझे तुमसे सीखना पड़ेगा। बहू पैर पटकती हुई बिना कुछ खाए पिए अपने कमरे में लौट गई। कजरी जी के हलक से भी एक निवाला नहीं उतरा। दोनों दुखी थीं, पर अपने दुख को बांट नहीं सकती थीं। एक दीवार थी जो दोनों ने अपने अपने अभिमान से चुन दी थी। एक और माँ का सहज अभिमान या दूसरी ओर युवा बहू के मन में सुदृढ़ आत्मबल का अभिमान, जो उसे अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाने को मजबूर कर रहा था। अतीत की यादों का सिलसिला कजरी जी को शिद्दत से हिला गया। उनके जमाने में बहुओं का ऊंची आवाज में बात करना बेहयाई माना जाता था। ना, शब्द तो बहुओं के कोश में ही नहीं था। यही अपेक्षा की जाती थी कि वे सब कुछ स्वीकार कर लेगी। खुद उन्होंने भी यही किया था। जॉब के तनाव के साथ गृहस्थी के सारे कामों का बोझ कंधों पर टिकाया तो ऐसा लगता जैसे किसी दौड़ प्रतियोगिता में निर्धारित ट्रैक पर बस भागती चली जा रही है। सास ससुर साथ रहते थे, पर क्या मजाल जो कभी किसी काम में उन्होंने हाथ बटाया हो। सोमेश से कभी कुछ कहने की कोशिश करती भी तो उनका अपने माता पिता के प्रति झुकाव कजरी जी की सारी बातों को सिरे से खारिज कर देता। सर्दियों की धूप में चाय की चुस्कियां लेते हुए सोमेश के साथ ठिठोली करने का सपना, टीवी पर कोई कार्यक्रम देखते हुए खिलखिलाने का सपना और ऐसे ही हजारों सपने उनके मन में ही दफन होकर रह गए। और अब जब जिंदगी को जीने का समय आया तो बहू की कड़वी कसैली बातें सुने। क्यों? एक बार फिर बिना किसी लाग लपेट के उन्होंने अपने मन की बात सोमेश जी के सामने प्रस्तुत कर दी। आप मेघा को समझाते क्यों नहीं? उसकी बदतमीजी बढ़ती चली जा रही है। पत्नी के दुख को समझते हुए सोमेश जी ने मेघा से कहा, बेटी तुम पढ़ी लिखी हो, इतना तो समझती होगी कि अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अगर तुम अपनी सास का आदर नहीं कर सकती तो किसका करोगी? बहू वासी हो गई। पापा, मैं तो कभी किसी से किसी की शिकायत नहीं करती, लेकिन माँ रो रोकर कभी मेरी शिकायत आशीष से करती हैं तो कभी आपसे। रो पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे सच बोल रही हैं और मुझे आप सब झूठी समझ लेते हैं। देखो बेटी, हर इंसान को अपनी वाणी और बुद्धि पर संयम रखना चाहिए। ये तो मैं भी देख रहा हूँ कि तुम अपनी मम्मी को कुछ नहीं समझती। पापा, आप भी माँ को मम्मी कह रहे हैं। मेघा जोर जोर से हंसने लगी। उसे देखकर आशीष भी हंसने लगा, लेकिन सोमेश गंभीर बने रहे। ये हंसी में टालने की बात नहीं है। तुमने अमेरिकन संस्कृति अपना रखी है। यहाँ बच्चे अपने माता पिता और गुरु का नाम लेते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति में इन्हें पूज्य माना जाता है। हमारे यहाँ वरिष्ठ व्यक्ति की अवमानना को वर्जित माना गया है। पर मैंने तो माँ का अनादर कभी नहीं किया। बस जो मन में होता है वो जुबान पर आ जाता है। मेघा का चेहरा देखकर सोमेश का मन हो गया। अब पूरी घटना उन्हें मामूली लगने लगी, जिसे अकारण ही कजरी जी तूल दे बैठी थीं। उनका गुस्सा अब धीरे धीरे पत्नी की तरफ मुड़ने लगा। पढ़ी लिखी नौकरी पेशा महिला होने के बावजूद कजरी अपने जमाने से आगे बढ़ना ही नहीं चाहती। जरा सा लचीलापन नहीं। नए जमाने की लड़की है मेघा। सास की परछाई बनकर उसके पीछे पीछे तो चल नहीं सकती। उस रात कजरी जी बिस्तर पर करवटें बदलती रहीं। आंख बंद करने की कोशिश करती भी नींद चुपचाप टहलकर चल देती। उधर सोमेश जी भी किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में असमर्थ थे। न तो पत्नी को दबा सकते थे, न ही बहू को। फिर भी पत्नी को समझाना अनिवार्य था। देखो कजरी, बोलने से पहले उन्होंने अपने स्वर को संयत किया, क्योंकि जानते थे यदि आवेश में कुछ कहा तो कजरी रो रो कर सारी रात गुजार देगी। न खुद सोएगी न सोने देगी। हमें ये समझना होगा कि यह एक नई पीढ़ी है। कुछ पुराने मूल्य हमारे पास हैं, कुछ नए मूल्य इनके पास हैं। हमें इन दोनों के बीच संतुलन स्थापित करना होगा, समझ पैदा करनी होगी। कैसे? कजरी जी पशोपेश में थीं। मान लो मेघा के मुख से अशिष्ट, बुलबुल ऐसे ही कुछ शब्द निकलते हैं। अगर पुराने मूल्यों से देखो तो ये एक गाली है, और यदि नए मूल्य से देखो तो स्पष्ट अभिव्यक्ति।
स्पष्ट अभिव्यक्ति के कारण ही अमेरिका में लोग स्पष्ट सुनने और कहने के आदी हैं। वहाँ कोई ऐसी बातों का बुरा नहीं मानता। सभी जानते हैं कि स्पष्टता की तलाश में अभिव्यक्ति इतनी कड़वी हो गई है, इसमें दिल की कड़वाहट नहीं है। इसके विपरीत हमारे जमाने में क्या होता था, बहुत सी कड़वी बातें जुबान पर आकर रह जाती थीं। अगर कहते भी थे तो अपनी बातें और तर्क पर अमल नहीं कर पाते थे। जब तुम कहते हो तो दूसरा पहलू दिखता है, वरना मुझे लगता है जी तोड़ मेहनत से मैंने जो उपलब्धियां हासिल की हैं वो मुट्ठी में बंद रेत की तरह फिसलती जा रही हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा क्यों सोचती हो? सोमेश का हृदय करुणा से भर गया। कजरी जी को उन्होंने बाहों में भरकर उनके गाल पर चुंबन अंकित कर दिया। यकायक बच्ची बनी कजरी अपने पति से लिपट गईं। उनके गुमसुम मन का संताप विलाप पति की स्नेह ऊष्मा से तिरोहित हो गया। इसी चीज की कमी तो खटकती है जीवन में, कोई स्पर्श, कोई प्रेम की बात। इसी इंतजार में उनकी न जाने कितनी रातें वीराने में लुटी थीं। औरतों का मिजाज इसलिए भी कड़वा हो जाता है क्योंकि वो अपने भीतर की युवती को भुला नहीं पाती। यह उनका अभिमान है। देह ढल जाती है मगर यह अभिमान नहीं ढलता। अगर पति उन्हें थोड़ा सा एहसास कराता रहे कि उनकी नजरों में वो सबसे पहले प्रेमिका है, फिर पत्नी, फिर किसी की माँ और सास, तो ये संतुलन कभी न बिगड़े। मगर पति उसे दायित्वों का बोझ देकर प्रेमिका से अलग कर देता है। चांद पेड़ों पर चढ़ता चढ़ता खिड़की के सामने आ गया था। चांदनी पेड़ों से छनती शैया पर आ रही थी। उस उजाले में कजरी जी का आधा मुंह दमक रहा था और आधे पर स्वप्निल साए थे। उनकी आंखों में न आंसू थे, न थकान और न ही निराशा। उनकी जगह थी एक स्निग्ध चमक, वासना का वो पवित्र आलोक जो काम कलुषित मन से नहीं, शरीर के गहन स्रोतों से निकलता है। सोमेश ने भी महसूस किया कि यौन की पूर्णता दैहिक होने में है। मन इसका साक्षी न बने, ले जाकर छिप जाए, अन्यथा मन इसे देखकर काम कलुषित हो जाता है। आकाश पर दूर छितरे बादलों को देख अब कजरी के मन में उठते विचार बदल गए थे। अगली सुबह चारों एक साथ मानो किसी अज्ञात प्रेरणा के अधीन नाश्ता करने बैठे। मेघा ने पूछा, माँ, आज आपने कोई फेस क्रीम लगाई या फेशियल करवाया है? कजरी जी का चेहरा सुर्ख हो गया था। फेस क्रीम लगाई है, तभी तो चेहरा इतना चमक रहा है। मेघा हंसने लगी, साथ में आशीष भी हंसने लगा। थोड़ी ज्यादा लगाई है या तो लगाती नहीं, लगाती है तो थोक के भाव। आशीष की बचकानी बात पर पूरे घर में हंसी बिखर गई। सोमेश ने अपनी मुस्कुराहट समेटकर कजरी जी की आंखों में झांका, जैसे पूछ रहे हों, क्या हम लोग अपने से बड़ों से ऐसे प्रश्न पूछ सकते थे? जवाब में कजरी जी भी मुस्कुरा दी। उनके विचार सहसा सकारात्मक होने लगे। जो कुछ उन्होंने खोया है अगर वो त्रासद है, तो जो कुछ पाया है वो भी कम सुखद नहीं। गलती सिर्फ इतनी है कि वो पुराने और नए मूल्यों के बीच संतुलन नहीं बना पाई। चंद कतरा जिंदगी उनकी झोली में है और उसे बचाने की इच्छा शक्ति भी। बस शुरुआत आज से करनी होगी।